दोस्तों नमस्कार। बिहार से संबंधित इतिहास, इसका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आज हम बात करेंगे बिहार के आर्थिक परिदृश्य की, जो 17 बीपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत अति महत्वपूर्ण है। देखिए, बिहार का आर्थिक परिदृश्य जो हम बात करेंगे, आपको पहले ये बता दें कि बिहार तथ्यसार 2025 पर आधारित है। बिहार तथ्यसार 2025 मैंने ऑलरेडी आपको उन वीडियोज़ में बताया है कि बिहार तथ्यसार 2025 के कंटेंट को हम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। इस किताब में आपको बिहार राज्य से संबंधित सारे स्पेसिफिक फैक्ट्स मिल जाएंगे। अब आर्थिक परिदृश्य में होता क्या क्या है, तो आर्थिक परिदृश्य में होता है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य आर्थिक घटनाएं जो बिहार राज्य के डेवलपमेंट या आम इंसान को प्रभावित करती हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज हम बिहार राज्य से संबंधित बिहार के इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 और बिहार के बजट 2024-25 का अध्ययन करेंगे, जो 17 बीपीएससी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। आइए देर न करते हुए शुरुआत की जाए। शुरुआत हम करेंगे बिहार राज्य के इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 से। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो एक साल पीछे क्यों लिखा जाता है, सबसे पहला सवाल तो यही है। इकोनॉमिक सर्वे में हमेशा ये सर्वेक्षण किया जाता है कि राज्य ने जो योजनाएं शुरू की, राज्य ने जो प्लानिंग शुरू की, इसके अलावा जो फाइनेंशियल एलोकेशन यानी आर्थिक जो आवंटन हुए, उस आवंटन का क्या लाभ हुआ, कितना प्रतिशत खर्च हुआ या ज़्यादा खर्च हो गया, इन सारी चीज़ों को एक तरह से संजोया जाता है, संभाला जाता है और एक विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है, जिसको आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है। यह बिहार या किसी भी राज्य की बजट से ठीक पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। तो बिहार की आर्थिक समीक्षा पर आइए बात करते हैं और समझते हैं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत की जाए। देखिए, फरवरी 2024 में बिहार के जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है? ये सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी ने राज्य सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 प्रस्तुत किया। कई बार यह भी प्रश्न पूछ लेता है किसने आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। अब आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार विगत 10 वर्षों में बिहार के आर्थिक विकास की दर भारत के सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों की बराबरी कर रही है। यानी बिहार में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत बेहतर है, अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बेहतर है, ये कहना चाह रहा है बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। बिहार के आर्थिक विकास की दर पिछले 2 वर्षों में लगभग 10% के करीब रही है। कितने परसेंट? 10% के करीब रही है, जो यह दर्शाता है कि बिहार की बीमारू राज्य से समृद्ध राज्य बनने की ओर अग्रसर है। एक समय बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन बिहार तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है और बिहार की वृद्धि दर इस बात को दर्शाती है। बिहार की इकोनॉमिक सर्वे इस बात को कहता है, उसकी ताकीद करता है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें देखते हैं कि बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो क्या है। देखिए, इसके अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा एक साल पहले किया जाता है, इसलिए 2022-23 को देखा जाएगा। त्वरित अनुमान के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल घरेलू जो उत्पाद है वो 15.5% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ हो गया है। त्वरित अनुमान और स्थिर कीमतों पर दो अलग अलग चीजें होती हैं, जबकि वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10.6% बढ़कर इतना हो गया है। अब यही बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अगर पूछ ले कि 2022-23 में कितनी थी, तो आप बता देंगे कि 10.6%। बिहार 10.6% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। एक आंकड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा आप याद कर लीजिए कि बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 2022-23 में कितनी थी, तो 10.6 थी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। राज्य 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर 4.7% रहने का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय, जो मॉनेटरी जो है पर कैपिटा इनकम है, ये गत वर्ष से इतनी बढ़ी है। कितनी परसेंट बढ़ी है? 13.9% बढ़ी है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपकी परीक्षा में कि 2022-23 में बिहार की मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ गई और ये कितनी है, ये भी पूछ सकता है। तो ये 59,637 करोड़ रुपए है। आप इसको एकदम नोट डाउन करते चलिए, जिससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहली बात, प्रति व्यक्ति आय कितने परसेंट से बढ़ी है, तो आप कहेंगे 13.9%। और इस समय वर्तमान में कितनी है, तो आप कहेंगे 59,637 रुपए, 59,637। अब जो है कुल मिलाकर अब मूल्य वृद्धि यानी इन्फ्लेशन जो है को समायोजित करने के बाद वर्ष 2022-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है? ये 9% बढ़ गई है। इन्फ्लेशन को हमेशा समायोजित करके ही जो है पर कैपिटा की वास्तविक जो है इनकम निकाली जाती है। अब ये कितनी है? ये 35,195 रुपए है।
तो दो आंकड़े आपके लिए हो गए। एक आंकड़ा 35,195 रुपये जो वास्तविक है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है, और एक मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय है जो है 59,637 रुपये। और कितनी वृद्धि दर वास्तविक है? वास्तविक 9% है, जबकि मौद्रिक जो है वो 13.9% है। मौद्रिक में क्या होता है, महंगाई जो है उसको घटा दिया जाता है, तब जाकर वास्तविक वृद्धि दर का पता चलता है। अब जो है आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि बिहार राज्य में विभिन्न क्षेत्रकों का क्या हिस्सा है। आपको अच्छी तरह मालूम होगा किसी भी राज्य में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इन तीनों क्षेत्र में ही पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था समाहित होती है। और अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करने के लिए ये 3 मोटे मोटे क्षेत्र लाए जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र आमतौर पर कृषि को और उसके अन्य जो क्षेत्र होते हैं उसको जो है रिप्रेजेंट करता है, जबकि सेकेंडरी जो होता है वो विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को जो है रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो तीसरा क्षेत्र होता है वो सर्विसेज यानी सेवाओं को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुल मिलाकर ये प्रक्रिया है। अब त्वरित अनुमान जो है, त्वरित अनुमानों के अनुसार 2022-23 में त्वरित अनुमान के अनुसार 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सा है वो कितना है? वो 60% है। यानी जो तृतीय क्षेत्र है, जो सेवा क्षेत्र है, उसका हिस्सा 60% है। और जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र कितना है? ये 20-20% है। अब ये चीज आपको बहुत ज्यादा दिमाग में रखने की जरूरत है। या क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है जो तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ये 60% है बिहार के जीडीपी में। जबकि जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक जिसमें कृषि और एलाइड सेक्टर्स आते हैं, वो 20% है, ये याद कर लीजिए आप। और द्वितीय क्षेत्र जिसमें विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग और एलाइड सेक्टर्स आते हैं, वो है 20%। अब आप अगर तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100%। और यही बिहार राज्य की एसजीडीपी है। एसजीडीपी मतलब स्टेट जीडीपी। ये जो है कुल मिला के आपको एक खाका याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। मैं आपको ये जरूर कहूंगा, इसको जरूर आप याद रखें। अब एक चीज समझ लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितनी है। देखिए इसमें यह है कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्धन में क्रमशः इतने परसेंट 6.7%, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है इसका जो है 6.7%, यानी कृषि और एलाइड क्षेत्र का 6.7%, जबकि द्वितीय जो क्षेत्र है इसका 6.8% और तृतीय का 13% ग्रोथ रेट है। ये दोनों आंकड़े आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को याद कर लीजिए। प्राथमिक का कितना है? प्राथमिक का है 6.7%, यानी एग्रीकल्चर और जो एलाइड सेक्टर्स होंगे उनका है 6.7%, मैन्युफैक्चरिंग और जो विनिर्माण होगा उसका है 6.8%, जबकि तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सा है वो 13% है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए। 6.7, 6.8, 13, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है 6.7, इसका 6.7 ग्रोथ रेट है, द्वितीयक का 6.8 है, और जो तृतीयक है इसका उसका 13% है। ये 2-3 आंकड़े आप याद कर लीजिए। पहला याद कर लीजिए कि प्राथमिक का हिस्सा 60, द्वितीयक का 20, तृतीयक का 20 है, और फिर याद कर लीजिए कि इनकी ग्रोथ रेट कितनी है। प्राइमरी का 6.7 है, सेकेंडरी का 6.8 है, और टर्सरी का जो है 13% है। ये दोनों आंकड़े आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। मैं बार बार इस बात को इंडिकेट कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप इसको याद कर लेंगे और एग्जाम के लिए तैयार होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जो है बढ़ के बात करते हैं बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्राथमिक क्षेत्र, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं रिवीजन के लिए, आपके प्राथमिक क्षेत्र 60%। अब इसकी ग्रोथ रेट कितनी थी आपको याद होगा, ये ग्रोथ रेट थी 13% ग्रोथ रेट मैंने आपको बताया था। कितनी थी? 13%। अब द्वितीय का ग्रोथ रेट कितनी थी? ये थी 6.8%। और जो प्राथमिक क्षेत्र का जो है, प्राथमिक क्षेत्र जो है वो है 20%, द्वितीय क्षेत्र 20%, और तृतीय जो क्षेत्र है वो है 60%। और प्राथमिक क्षेत्र की जो ग्रोथ रेट है वो है 13%, और द्वितीय क्षेत्र की जो ग्रोथ रेट है वो है 6.8%, और तृतीय क्षेत्र की प्राथमिक क्षेत्र का जो ग्रोथ रेट है, तृतीय क्षेत्र की जो ग्रोथ रेट है वो है 13%। ये कुल मिलाकर आप याद रखिए। एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि जो प्राथमिक क्षेत्र है
उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 6.7% है। जो द्वितीयक क्षेत्र है इसकी ग्रोथ रेट है 6.8% और तृतीयक जो क्षेत्र है इसकी ग्रोथ रेट है 13%। अब ये तीनों हिस्से कितने कितने हैं, तो इसका जीडीपी में हिस्सा 20% है, इसका जीडीपी में हिस्सा 20% है, इसका जीडीपी में हिस्सा 60% है। ये बात आप बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लें। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि बिहार और संपूर्ण भारत दोनों में प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, भारत या बिहार किसी की बात की जाए तो दोनों कृषि प्रधान हैं, कृषि से सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है और ये बात एकदम स्पष्ट इससे भी हो रही है। बिहार में वर्ष 2021-22 में सकल मूल्यवर्धन में जो प्राथमिक क्षेत्र का 20.7% हिस्सा था, जबकि कुल कार्यशक्ति का 47.8% हिस्सा इसी क्षेत्र में लगा था। यानी 47.8% हिस्सा, 47.8% हिस्सा, 47.8% हिस्सा जो था वो कृषि कार्य से रोजगार प्राप्त कर रहा था। ये बात आप ध्यान रखें। 47.8% हिस्सा। अब द्वितीय क्षेत्र का जो सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा है वो 20.7% है और जबकि रोजगार में इसका हिस्सा कितना है, 25.9% है। लेकिन वर्ष 2021-22 में राज्य में तृतीय क्षेत्र का जो मूल्यवर्धन में हिस्सा है वो 58.6% है, जबकि रोजगार में 26.3% हिस्सा है। देखिए, ये ध्यान रखिएगा, एक साल पहले की बात हो रही है। आप अमूमन जो है लगभग में मानकर चलिए, लगभग में चीजें हैं। जैसे 20.7% हिस्सा है द्वितीय क्षेत्र का, तो रोजगार दे रहा है 25.9%, जबकि इसका भी लगभग 20% है कृषि का, लेकिन ये रोजगार दे रहा है 47.8%। यानी कृषि में जीडीपी में कम है लेकिन रोजगार में सबसे ज्यादा है कृषि। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और तृतीय जो क्षेत्र है वो 58.6% हिस्सा है, जबकि रोजगार जो है 26.3% दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखिए, मुद्रास्फीति की चर्चा कर ली जाए। मुद्रास्फीति क्या रही है, मुद्रास्फीति की दर क्या रही है, ये आप देख लीजिए। बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में एक साल से दूसरे साल में हुए प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मापी जाने वाली मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच कितनी थी, 5.5%। ये बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से है और यही प्रश्न आपसे पूछ सकता है, मुद्रास्फीति की दर कितनी थी। इस अवधि में मुद्रास्फीति की दर ग्रामीण कितनी थी, तो ग्रामीण में जो है 5.5% थी और शहर में 5.6% थी। औसत कितना था, औसत था 5.5%, जबकि ग्रामीण में मुद्रास्फीति 5.5% और शहरों में मुद्रास्फीति 5.6% थी। ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं बिहार की राजकीय वित्त व्यवस्था की क्या स्थिति है, तो ये जो है चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राज्य सरकार का जो कुल व्यय है, कुल व्यय जो है वो गत वर्ष से 20.1% बढ़ गया है। 2022-23 में ये हो गया है 2,31,904 करोड़ रुपए हो गया है। 2,31,904 करोड़ रुपए। कितना बढ़ा है, 20.1% बढ़ा है। मतलब सरकार जो खर्च कर रही है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। इस वर्ष राज्य सरकार के कुल व्यय में स्थापना एवं कार्यान्वित व्यय का 54.7% और योजना व्यय का इतना परसेंट 45.3% खर्च हुआ है। यानी ज्यादा खर्च जो हुआ है वो कार्यान्वित एवं स्थापना व्यय हुआ है, जबकि योजना व्यय जो है 45.3% हुआ है। अब देखिए, वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के कुल व्यय में राजस्व व्यय कितना था, वो 79.3% था, 79.3%, और पूंजीगत जो व्यय था वो था 20.7%। वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय गत वर्ष से 41.4% बढ़कर 47,928 करोड़ हो गया है। वहीं 2022-23 में राजस्व लेखे में व्यय गत वर्ष से 15.5% बढ़कर 1,83,976 करोड़ रुपए हो गया है। ये चीज आप फिर से अच्छे से वीडियो को रिमाइंड करके, स्टॉप करके, स्क्रीनशॉट लेके पॉइंट आउट कर लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा, तब आप बेहतर कर पाएंगे। अब ये देखना होता है कि राजस्व जो व्यय हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, वो खर्च किन किन चीजों पे हो रहा है, तो ये बताया जा रहा है। इसका जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो सामाजिक सेवाओं पर खर्च हुआ, सामाजिक सेवाओं पर खर्च हुआ,
सामाजिक सेवाओं पर खर्च हुआ जो 2022-23 में 48.0% था। यानी 48% जो पूरा व्यय है वो केवल सामाजिक सोशल सेक्टर पर खर्च हो रहा है बिहार सरकार। यानी सोशल सेक्टर को बिहार सरकार मजबूत करने का प्रयास कर रही है। ये एक सोशल वेलफेयर स्टेट की निशानी होती है। ये सोशल वेलफेयर जो स्टेट होता है यानी लोक कल्याणकारी समाजवादी जो राज्य होते हैं वो अपने नागरिकों के लिए ज़्यादा खर्च करते हैं, इसलिए सामाजिक सेवाओं पर बिहार सरकार ज़्यादा खर्च कर रही है, 48% खर्च कर रही है। इस मद में व्यय 2022-23 में गत वर्ष से 16.1% बढ़कर 88,348 करोड़ रुपए पहुंच गया। वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार ने आर्थिक सेवाओं पर 39,598 करोड़ रुपए और सामाजिक सेवाओं पर 56,029 करोड़ रुपए खर्च किए। इसी साल इन दोनों श्रेणियों पर व्यय में वृद्धि क्रमशः 15.9% और 14.5% थी। अब ये राजस्व स्रोतों से प्राप्ति है, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि बहुत जल्दी में चीज़ें कंप्लीट भी करनी है। तो हम जो है एक चीज़ पढ़ सकते हैं हम कि राज्य सरकार का वेतन व्यय 24,816 करोड़ रुपए और पेंशन व्यय जो है वो 23,108 करोड़ रुपए का था। ये चीज़ आप जो है ध्यान में रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बिहार में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की चर्चा करेंगे कि बिहार में कृषि की क्या स्थिति है। तो 2018-19 से 2022-23 तक बिहार का कृषि एवं सहवर्ती यानी एलाइड सेक्टर्स हैं, कृषि के साथ जो अन्य क्षेत्र जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनकी चर्चा हो रही है, ने सकल राज्यवत मूलवर्धन जीएसबी में औसतन लगभग 20% का योगदान किया, जो ऊपर चर्चा हमने की थी। और ये 20% का योगदान 2018-19 से लगातार 2022-23 के बीच हुआ, यानी 4 साल लगभग ये 20% का कंट्रीब्यूशन लगातार कांस्टेंट बना हुआ है। इसी अवधि में सकल राज्य मूलवर्धन में फसल क्षेत्र 9.9% और उसके बाद पशुधन का। अब देखिए कृषि क्षेत्र में कहता हूं तो कृषि में फसल भी आती है, एनिमल्स आते हैं, फसल भी आती है, मत्स्य उत्पादन भी इसी में आ जाता है, दुग्ध उत्पादन भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कृषि सेक्टर में ही आती हैं। मत्स्य साखेट एवं जल कृषि का 1.8% और वानिकी एवं काष्ठ निर्माण का 1.6% हिस्सा था। ये जो है कुल मिलाकर मोटा मोटा हिस्सा है। आपको मोटे तौर पे ये याद रखना है कि 20% हिस्सा जो है 20% हिस्सा 2018 से लगभग 2018-19 से 2022-23 तक बना हुआ है कृषि और एलाइड सेक्टर का। और बहुत अगर घुस के पूछेगा आयोग तो आपसे ये पूछ लेगा कि फसल क्षेत्र का क्या हिस्सा है, तो आप फसल क्षेत्र का हिस्सा 9% याद रखिए। ये दो चीज़ें आप याद रखिए, इन दोनों चीज़ों में से ही आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी बहुत अंदर जाके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, डेटा का स्टोर आप नहीं है, तो इसलिए बेटा मोटा मोटा आप जो है याद रखिए। अब एक चीज और देख लेते हैं। अब 2022-23 में अन्न का जो उत्पादन था वो 19,736 टन था बिहार में। अब ये बता रहा है कि बिहार में चूंकि जलवायु संबंधी प्रतिकूल स्थितियों पर काबू पाने की स्थिति में, जैसे बाढ़ आ गई, कोहरा ज़्यादा पड़ गया, कृषि प्रभावित हो गई। अब जलवायु संबंधी एक दिक्कत ये भी हो सकती है, कभी टेम्परेचर ठंडी में ज़्यादा हो जाए, गर्मी में टेम्परेचर कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इन सारी चुनौतियों पर काबू करते हुए ये रिकॉर्ड उत्पादन जो है बिहार में हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है तो आप इसको जो है याद रखिए 19,736 टन। 19,736 टन उत्पादन 2022-23 में बिहार ने किया है। और ये जो है इकोनॉमिक सर्वे में ये दिखाना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो है क्राइसिस झेलने के बावजूद भी इतना उत्पादन किया, अपने आप में सरकार की एक बेहतर जो है मंशा को दर्शाता है। अब ईख उत्पादन की चर्चा हो रही है। तो 2022-23 में राज्य का ईख यानी गन्ना, बिहार में ईख ही लिखा जाता है इकोनॉमिक सर्वे में, इसलिए ईख लिखा है, 214.73 लाख टन था और औसत उपज कितनी थी 58.73 हेक्टेयर। कुल उत्पादन गन्ने कितना था 214.76 लाख टन, 214.76 लाख टन और कुल औसत उपज जो थी वो 98.73 टन प्रति हेक्टेयर थी। अब बीज उत्पादन वितरण और किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लगभग 1275.62 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए 2022-23 में। ये बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट इकोनॉमिक सर्वे आपको बता रहा है। अब एक चीज ये दे रहा है कि मार्च 2023 तक बड़ी और मंझोली सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा कुल 37.38 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है और 25.04 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुई थी। ये जो है एक आंकड़ा है। अब वर्ष 2022-23 में गंगा के किनारों के आसपास जैविक खेती का संकुल स्थापित करने के लिए जैविक कॉरिडोर योजना
अब जैविक कॉरिडोर जो योजना है, इसके तहत वर्ष 2022-23 में कितना आवंटन था ये पूछ सकता है। तो आप याद रखिए 3965.67 लाख, 3965.67 लाख। तो ये चीज़ आप जो है याद रखिएगा, इसको ऐसे याद रख सकते हैं 3965.67 लाख रुपए खर्च हुए हैं। किसके लिए खर्च हुए हैं? तो जैविक कॉरिडोर योजना के लिए खर्च हुए हैं 2022-23 में, पूछ भी सकता है। आकस्मिक फसल योजना एक है, क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कितना रुपए खर्च हुआ है? तो ये खर्च हुआ है 2177.51 लाख, 2177.51 लाख रुपए खर्च किए गए हैं आकस्मिक फसल योजना के लिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि आकस्मिक फसल योजना के लिए 2022-23 में कितनी राशि खर्च हुई है। एक विकल्प ये देगा, दूसरा विकल्प कुछ और दे देगा, तीसरा कुछ और दे देगा और चौथा कुछ और दे देगा। आपको टिक लगाना है क्या सही है। अगर आप मोटे तौर पे इससे गुजरे होंगे इन आंकड़ों से तो आप प्रश्न सही करके आएंगे। देखिए हर आंकड़ा कोई याद नहीं कर सकता है, लेकिन जरूरी है कि इन आंकड़ों से बार बार आप गुजर जाएं। इसी वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे ना तो आंकड़े याद हो जाएंगे, और मुख्य मुख्य आंकड़े एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। जितने आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 पेज में आ जाएंगे, और इन 2-3 पेज को जो है लगातार कई बार रिवाइज कर लीजिए। याद करने के कतई प्रयास मत करिए आप। मैं ये आपको बता रहा हूं कि आप अगर रट्टा मारने का प्रयास करेंगे तो कतई आप याद नहीं कर पाएंगे और एग्जाम हॉल में गलत करके चले जाएंगे। आपकी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि बार बार आप कंटेंट पढ़ें, बार बार आंकड़ों पर आपकी नजर जाए। जितनी बार आपकी नजर जाएगी आप बेहतर करते नजर आएंगे, आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। इसलिए याद करने पर फोकस नहीं होना चाहिए, पढ़ने पर फोकस होना चाहिए, रिविजन पर फोकस होना चाहिए। याद कभी करने का प्रयास मत करिए। आगे बढ़ते हैं। अब बिहार की फसलें जो है ये एक सेगमेंट है। अब हम इसमें देखेंगे चावल उत्पादन में क्या स्थिति है। कई बार ये पूछ लेता है कौन सा जिला किस फसल के उत्पादन में किस स्थान पर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल उत्पादन में चावल उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर कौन था? तो आप कहेंगे सबसे पहले स्थान पर रोहतास था, दूसरे स्थान पर औरंगाबाद था और तीसरे स्थान पर कैमूर था। ये जो है एक क्रमशः उत्पादन दिया है, और ये तीनों जिले रोहतास, औरंगाबाद एवं कैमूर संयुक्त रूप से अगर इनको तीनों को ज्वाइंट कर दिया जाए तो बिहार के कुल चावल उत्पादन का 25.2% हिस्सा कवर करते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिए। पहले स्थान पर रोहतास है, दूसरे स्थान पे औरंगाबाद है, तीसरे स्थान पर कैमूर है, और तीनों जिलों को अगर जोड़ दिया जाए, ज्वाइंट वेंचर की तरह देखा जाए, तब ये जो है 25% के आसपास 25.2% का योगदान करते हैं, जो बहुत बड़ा योगदान है। 38 जिले हैं कुल बिहार में, 38 जिलों के बावजूद केवल 3 जिले ऐसे हैं जो इतना परसेंट योगदान करते हैं 25.2% चावल के मामले में। अब चावल की जो सर्वोच्च उत्पादकता है ये कहाँ है? तो रोहतास में ही है। रोहतास में ही चावल की सर्वोच्च उत्पादकता दर्ज की गई है, जो कितनी है ये भी बता देते हैं, 4717 किग्रा प्रति हेक्टेयर। अब उत्पादकता का मतलब क्या है कि प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन हो रहा है, इसके आधार पर उत्पादकता को मापा जाता है। तो रोहतास इसमें भी नंबर 1 पे है। और इसी तरह सबसे कम उत्पादकता कहाँ हुई है? तो सबसे कम उत्पादकता हुई है मधुबनी में। मधुबनी में ये हुई कितनी है? 1601 किग्रा प्रति हेक्टेयर, यानी सबसे कम चावल उत्पादकता अगर दर्ज की गई मधुबनी में, सबसे ज्यादा अगर की गई तो रोहतास में। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हुआ? रोहतास में, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद कैमूर, और इन तीनों जिलों का जो संयुक्त उत्पादन है वो 25.2% है। अब गेहूं के बारे में चर्चा करते हैं। गेहूं की क्या स्थिति है? गेहूं की सर्वाधिक जो उत्पादकता है, वो प्रोडक्टिविटी है, वो कहां दर्ज की गई है? वो खगड़िया में दर्ज की गई है। उत्पादकता की चर्चा हो रही है, ध्यान रखिएगा, उत्पादकता की चर्चा हो रही है। यहाँ पे उत्पादकता में खगड़िया पहले स्थान पर है, 3960 किग्रा प्रति हेक्टेयर। और सबसे कम उत्पादकता कहाँ है? जमुई में है। ये गेहूं की स्थिति है। मक्का के संदर्भ में अगर अररिया जिले में सर्वाधिक उत्पादकता दर्ज की गई है, अररिया जिला में सबसे ज्यादा उत्पादकता दर्ज की गई है। अब आगे है दलहन उत्पादन के दृष्टिकोण से बिहार के शीर्ष जिले कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा की गई है। दलहन उत्पादन में तो सबसे पहले स्थान पर पटना है, दूसरे स्थान पर औरंगाबाद है। ये चीज आप ध्यान में रखें। दलहन उत्पादन की चर्चा यहाँ पे देखने को मिले। तीसरे स्थान पर नालंदा, पहले स्थान पर पटना, दूसरे स्थान पर औरंगाबाद, तीसरे स्थान पर नालंदा, याद रखिएगा। अब दलहन के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्पादकता वाले जो जिले हैं वो कौन है? बेगूसराय। बेगूसराय में सर्वाधिक उत्पादकता है 1324 किग्रा प्रति हेक्टेयर, 1324 किग्रा प्रति हेक्टेयर। नालंदा दूसरे स्थान पर है 1283 किग्रा प्रति हेक्टेयर, और सिवान जो है तीसरे स्थान पर है 1280 किग्रा प्रति हेक्टेयर। अब चर्चा करते हैं ईख उत्पादन यानी गन्ने उत्पादन की। सर्वाधिक जो 3 जिले थे जहां सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा था, तो कुल पहला स्थान था चंपारण का था, पश्चिम चंपारण,
जो कुल राज्य के कुल ये उत्पादन का 64.5% अकेले ये जिला जो है उत्पादन करता है। पूर्वी चंपारण दूसरे स्थान पर है और गोपालगंज तीसरे स्थान पर है। ये कुल मिलाकर ईख का मामला है। ईख के मामले में फिर से मैं आपको बता दूं, पश्चिम चंपारण पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण है, तीसरे स्थान पर गोपालगंज है। आगे बढ़ते हैं। अब बिहार में फल की बात करते हैं, फलों की क्या स्थिति है। तो बिहार के शीर्ष केला उत्पादन जो जिले हैं, उत्पादक जिले हैं, केला उत्पादक जिले जो हैं, मधुबनी पहले स्थान पर है, सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन यहाँ होता है, फिर वैशाली में होता है और फिर मुजफ्फरपुर में होता है। अब बिहार में अमरूद के उत्पादन के शीर्ष जिले कौन कौन से हैं? नालंदा है, मुजफ्फरपुर है और फिर रोहतास है। लीची उत्पादन, चूंकि बिहार में लीची बहुत प्रसिद्ध है, लीची को जीआई टैग भी मिला है, आपको पता होगा। तो शीर्ष जिले कौन कौन से हैं? मुजफ्फरपुर पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण है और तीसरे स्थान पर वैशाली है। बिहार में आम उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन कौन से हैं? दरभंगा पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण है और तीसरे स्थान पर वैशाली है। ये फल की बात हो रही है बिहार के। आगे चर्चा करते हैं। अब बिहार में उद्योगों की क्या स्थिति है, इसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, राज्य सरकार ने 2022-23 में स्टार्टअप पर इतने करोड़ रुपए खर्च किए हैं, 9.75 करोड़ रुपए स्टार्टअप पर खर्च किए हैं। 2023-24 में अभी तक 62 स्टार्टअप को आरंभिक कोष की पहली किस्त के तौर पर 2.78 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वर्ष 2022 में 254.1 लाख पर्यटक बिहार में आए। पर्यटन की बात हो रही है, कितने आए? 254.17 लाख करोड़, यानी 2.54 करोड़ लोग बिहार में पर्यटन में आए। आपको पता है कि बिहार जो है पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत समृद्ध राज्य है। बिहार में ही बुद्ध से संबंधित पूरे जो है आर्कियोलॉजिकल चाहे वो साइट्स हैं या ऐतिहासिक साइट्स हैं मौजूद हैं, इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में बिहार में पर्यटक आते हैं। इनकी संख्या 254.17 लाख करोड़ यानी 2.54 करोड़ है। 254.17 लाख, अगर करोड़ में कहेंगे तो 2.54 करोड़ ये जो है आए हैं। राज्य सरकार ने पर्यटन के लिए बजट जो आवंटन 2018-19 के 84.6 लाख करोड़ रुपए था इनका, तब अब ये हो गया है 490.0 लाख करोड़ रुपए हो गया। देखिए, पर्यटन को भी इंडस्ट्री में ही माना जाता है, इसलिए मैं इंडस्ट्री में इस चीज को कवर कर रहा हूं। अब वर्ष 2022-23 में चीनी उत्पादन की चर्चा हो रही है। चीनी उत्पादन क्या स्थिति है? वर्ष 2022-23 में चीनी उत्पादन वर्ष 2022-23 के 45.6 लाख क्विंटल से बढ़कर 62.74 लाख क्विंटल हो गया है। यानी 45.6 था एक साल पहले और बढ़ के हो गया 62.74 लाख करोड़ हो गया। अब चीनी मिलों में इथेनॉल उत्पादन 2022-23 के 5.7 किलोलीटर से बढ़कर 2022-23 में 1,11,624.6 लाख किलोलीटर हो गया है। और इसी प्रकार बिजली उत्पादन भी इस अवधि में 40% बढ़ गया है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिहार में श्रम एवं रोजगार की क्या स्थिति है। अब सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर जो है वो कुल आबादी का 50.9% है। वहीं राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 48.7% है। वर्ष 2022-23 में 142.6 हजार मजदूर बोर्ड के साथ निबंधित हुए और 162.2 हजार मजदूरों को लाभ मिला। ये जो है ये आंकड़ा है। वर्ष 2022-23 में विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने 464.69 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिसमें 129.36 करोड़ रुपए का उपयोग मजदूरों को वित्तीय सहायता देने के लिए किया गया है। अब बिहार की भौतिक अवसंरचना में देखेंगे। देखिए, भौतिक अवसंरचना का मतलब होता है किसी भी राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्थिति को मापा जाता है। अब हम बात करेंगे बिहार की भौतिक अवसंरचना के बारे में। देखिए, पहले भौतिक अवसंरचना समझ लीजिए क्या होती है। तो जो भौतिक अवसंरचना होती है किसी भी राज्य का जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी को हिंदी में अधोसंरचना भी कहा जाता है। अधोसंरचना। अब अधोसंरचना में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे रोड्स, ब्रिजेज और ऐसी आधारभूत संरचनाएं जो फिजिकल हो, वो सब कुछ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण इसके बारे में क्या कह रहा है।
तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निर्माण क्षेत्र, जो विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2011-12 के 27,000 करोड़ रुपए से 1.5 गुना बढ़कर 40,900 करोड़ रुपए हो गया है। 27,000 करोड़ से बढ़कर 40,900 करोड़ रुपए हो गया है। परिवहन की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में लगभग 2.5 गुनी वृद्धि हुई, जो 2011-12 में 17.5 हजार करोड़ रुपए था, उससे बढ़कर ये हो गया है 46.7 हजार करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये चीज ध्यान रखिए, परिवहन, भंडारण और संचार की बात हो रही है। निर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार एवं होटल क्षेत्रों की बिहार की अर्थव्यवस्था में संयुक्त रूप से 37% हिस्सा है इसका। ये निर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार एवं होटल क्षेत्रों की स्थिति में 37% का हिस्सा है ये। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, यूनियन बजट या यूनियन इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से भारत की स्थिति क्या है, तो इनका हिस्सा 27% ही है, यानी बिहार में ज्यादा हिस्सा है। ई शासन के क्षेत्र में राज्य के अनेक पुरस्कार मिले हैं। अब अनेक पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं राज्य को, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन पुरस्कार, उत्कृष्टता पुरस्कार, डिजिटल इंडिया पुरस्कार, CSI निहिलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड, राष्ट्रीय कौशल विकास एवं नियोजनीता ई शासन पुरस्कार, अश्विन और मेधा स्पॉट पोर्टल के लिए CSIG ई शासन पुरस्कार। ये सारे पुरस्कार जो हैं बिहार को मिले हैं, यानी बिहार एक अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है, अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। अब बिहार में टेलीफोन की क्या स्थिति है, तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 100 व्यक्ति में 53.6 व्यक्ति टेलीफोन जिनके पास था, मोबाइल फोन या टेलीफोन। वर्ष 2022 से गृह स्थल योजना, महादलित विकास योजना, गृह स्थल योजना और जनजाति उपयोजना के तहत 95,075 परिवारों के बीच 4,753.75 एकड़ जमीन वितरित की गई है। ये डेटा है। योजना के लिए वित्तीय आवंटन 2020-21 के 4,530 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में हो गया है 7,355 करोड़ रुपए। तो ये जो है एक गृह स्थल योजना है, महादलित योजना, गृह स्थल योजना और जनजाति उपयोजना, कई योजनाएं हैं। एक अम्ब्रेला के तहत ये कई योजनाएं हैं जिनके तहत 95,075 परिवारों को 4,753.75 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। और 2022-23 में जो है इसका जो बजट था, एलोकेशन था, वो 4,530 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 2022-23 में 7,355 करोड़ रुपए हो गया है। अब मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नलियां पक्कीकरण निश्चय योजना एक है। इसके क्रियान्वयन के लिए 2023-24 में 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। ये चीज जो है आप ध्यान में रखिएगा। राज्य में इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है और 31 मार्च 2021 में 72.8 लाख से बढ़कर ये 31 मार्च 2023 को 118.9 लाख करोड़ उपयोगकर्ता हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे बिहार में बैंकिंग की। बिहार में बैंकिंग क्या स्थिति है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो पहला ही पॉइंट ये है कि 31 मार्च 2023 को बिहार में मौजूद 7,883 बैंक शाखाओं में, कितनी बैंक शाखाएं हैं याद रख लीजिए, 7,883 बैंक शाखाएं हैं। इनमें से 48% ग्रामीण हैं, 48% ग्रामीण हैं, 31% अर्ध शहरी हैं और 21% शहरी क्षेत्र में अवस्थित हैं। कुल जो शाखा है वो कितनी है, 7,833 है। इसमें ग्रामीण की स्थिति क्या है, 31%, अर्ध शहरी की स्थिति 21% और शहरी क्षेत्रों की जो स्थिति है वो 21% है। कुल मिला के ये जो है आंकड़े हैं। बिहार में 3,956 शाखाओं का सबसे बड़ा नेटवर्क सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है। यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जो बैंक हैं, वो सबसे ज्यादा हैं। वो कितने हैं, 3,956 शाखा हैं। 3,956 शाखाएं हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, जिसके बाद 2,110 शाखाएं वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और 1,230 शाखाओं वाले निजी क्षेत्र के बैंक हैं। यानी निजी क्षेत्र के बैंक सबसे कम है, कितने हैं, 1,230 हैं, बस केवल 1,230। ये जो है ये स्थिति है। राज्य में सहकारी बैंकों का 294 और लघु वित्त बैंकों का 293 शाखाओं का नेटवर्क था 2023 में। तो ये जो है ये स्थिति है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति देख लेते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है।
तो बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता जो होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, में काफ़ी बदलाव हुआ है। 2010-14 के बीच ये थी 68.1 साल, यानी एक व्यक्ति औसतन इतना जीता है 68.1 साल। कब? 2010 से 14 के बीच। और अब ये बढ़ के हो गई 2016 से 20 के बीच में 69.5 वर्ष हो गई है। ये जो है एक बेहद बदलाव। ये सब नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे होता है उसके आंकड़े बिहार इकोनॉमिक सर्वे बजट लेके उसको जो है प्रस्तुत करता है। क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे होता है उसी के आधार पर हर राज्य आंकड़े बताता है, अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में बताता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी, जीवन प्रत्याशा कितनी होगी, और मातृ मृत्यु दर कितनी होगी, शिशु मृत्यु दर कितनी होगी, ये सारी चीज़ें, TFR कितना होगा, ये सब वहाँ से सारे राज्य लेते हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, 2005-6 से राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21, यानी पहले 3 था 5 है, के बीच भारत में संस्थागत प्रसवों के हिस्से में 49.9% अंकों की वृद्धि हुई है, जो 38.7% से बढ़कर इतना हो गया है 88.6। यानी पहले संस्थागत प्रसव नहीं होते थे, कई बार अनप्रोफेशनल लोगों से भी जो है प्रसव करवाया जाता था, जैसे गांव में दाई वगैरह होती थी वो प्रसव करवाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ती गई और लोगों को ये भी लगा कि जो प्रसव है वो एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है, और पेनफुल प्रोसेस के साथ साथ शिशु को या फिर कई बार माँ को उसकी जान को खतरा होता है। ऐसे में हॉस्पिटल इज़ अ गुड प्लेस, इस कंसेप्ट को लेते हुए लगातार जो है ये संख्या बढ़ती गई है। और पहले जो संख्या 38.7% केवल थी वो बढ़कर 88.6% है, यानी लगभग 100% के करीब जाने की ओर उन्मुख है। अब लोग जागरूक हो रहे हैं अपने हेल्थ के लिए, अपने परिवार के हेल्थ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी माँ के लिए और अपने बच्चे के लिए, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसके लिए जो है लोगों के अंदर जागरूकता आई है। और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बजट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है। और ये राष्ट्रीय स्तर में बता रहा हूं। अब बिहार में क्या स्थिति है देखिए, बिहार में जो संस्थागत प्रसव हुए हैं वो 56.3% अंकों की वृद्धि करके 2005-6 की 19.9% था, ये 76.2% है। बिहार में स्थिति और खराब थी, बिहार में 19.9% था, अब जाके 76.2% हो गया है। यानी बिहार में भी काफी हद तक जागरूकता आई है। अब बिहार का जो कुल बजट है उसमें महिलाओं के लिए जो परिव्यय है, महिलाओं के लिए कुल परिव्यय है का हिस्सा औसतन 14% के आसपास रहा है। वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर महिला विकास पर व्यय लगभग 4% रहा है। लेकिन 2021-22 में महिलाओं पर व्यय का हिस्सा कुल बजट का 17.4% और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.2% हो गया है। ये एक डेवलपमेंट है जो आपको समझना चाहिए। अब हम बात करेंगे एक अदर सेगमेंट की, बिहार के बजट की चर्चा करेंगे। देखिए बजट में क्या होता है, बजट में सरकारें एक लेखा प्रस्तुत करती हैं, वो बताती हैं कि वो आगामी वर्ष में कितना खर्च करेंगी, वो ये चीज़ बताती हैं। कितना खर्च करेंगी ये बताती हैं, कितना खर्च करेंगी, क्या आवंटन होगा ये तो बताया मैंने, इसका लक्ष्य क्या होगा ये भी बताती हैं। इसका लक्ष्य क्या होगा, लक्ष्य टारगेट भी डिसाइड किया जाता है। तो अगर 2024-25 का बजट बिहार में प्रस्तुत हो रहा है 2024-25 में, तो ये सरकार ये बताएगी कि हम इतना बजट इस योजना के लिए खर्च कर रहे हैं। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से आंकड़े मांगे जाते हैं, अलग अलग मंत्रालयों से आंकड़े मांगे जाते हैं, और मंत्रालय आंकड़े देता है तो उन आंकड़ों के आधार पर उनका बजट तैयार किया जाता है और उनका फाइनेंशियल एलोकेशन किया जाता है, और इस आधार पर जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है। और बजट प्रस्तुत करके राज्य विधायिका से पारित करवाना जरूरी है, क्योंकि राज्य विधायिका अगर पारित नहीं करेगी तो ये माना जाता है कि सरकार गिर जाएगी, अविश्वास में चली जाएगी। जैसे यूनियन में होता है वैसे ही यहाँ भी होता है। यूनियन में आपको पता है कि बजट शब्द नहीं मिलता है, तो ये चीज़ आप भी ध्यान में रखिएगा। अब हम बिहार के बजट की चर्चा करते हैं और ये देख लेते हैं। देखिए फरवरी में बिहार के उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जो हैं वो कौन है, सम्राट चौधरी है। इन्होंने जो है बजट को प्रस्तुत किया है। सबसे पहली चीज़ तो यही जान लीजिए, कई बार पूछ लेता है वो कि भाई बिहार के किस मंत्री ने, उनका नाम क्या है जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया है, तो आप कहेंगे सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं और वित्त मंत्री भी हैं। इस बजट में वित्तीय वर्ष 2024-25 का कुल व्यय बजट अनुमान 2,78,725.72 लाख करोड़ रुपए है। लाख करोड़ नहीं,
2,78,725.72 करोड़ रुपए। ये जो है कुल मिलाकर वित्तीय अनुमान है। जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 2,61,885.40 से बढ़कर इतना बढ़ा है 16,840.32 लाख 16,840.32 करोड़ रुपए बढ़ गया है। तकरीबन 16,000 करोड़ का बजट बढ़ा दिया है बिहार सरकार ने। अब 2024-25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,78,706.09 करोड़ रुपए है। जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 1,61,855.67 करोड़ से 16,850.42 करोड़ रुपए अधिक है। ये एक अगला आंकड़ा, ये बहुत देखिए, अब इसको आपको याद करना पड़ेगा। याद करने का मेरा मतलब है बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप जितनी बार आंकड़े पढ़ेंगे, देखिए फैक्ट के बारे में आपको बता दूं, फैक्ट आप कभी भी अगर ये चाहें कि आप फैक्ट को याद कर लें, अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और आप फैक्ट याद कर लेंगे और चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए। फैक्ट को कभी भी याद मत करिए, फैक्ट को कभी भी याद मत करिए। क्या करिए? फैक्ट को याद करने के बजाय फैक्ट को रिवाइज करिए, रिवाइज करिए। देखिए, रिवीजन इज द की। अगर आप बार बार रिवीजन कर रहे हैं, जो वीडियो में पढ़ा रहा हूं, अगर मान लीजिए आपने 2 बार देखा आपने और एक बार इसको नोट डाउन कर लिया, और इस नोट डाउन किए हुए 2-3 पेज के नोट्स को, 2-3 पेज में आएगा ये, इस 2-3 पेज के नोट्स को आपने 5 बार पढ़ लिया, तो आप एग्जाम हॉल में पसंद करके आएंगे, आप देख लीजिएगा। इसलिए रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक योजनाओं पर जो आवंटन है, देखिए योजनाओं पर बिहार सरकार कितना खर्च करेगी ये भी इसने बताया है। तो ये आवंटन है 1 लाख करोड़, ये 1 लाख करोड़ है। 1 लाख करोड़ रुपए जो है योजनाओं पर बिहार सरकार खर्च करेगी, ये एक आंकड़ा है। सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 एक कार्यक्रम है। 7 निश्चय 2 योजना आप जानते होंगे। 7 निश्चय 1 आई थी, फिर 2 आई। उसमें 7 निश्चय किए गए हैं, 7 तरीके से बिहार को डेवलप करने का प्रयास किया गया है नीतीश कुमार सरकार के द्वारा। तो ये एक पहल है। सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट आवंटन 5,040.00 लाख करोड़ 5,040 करोड़ रुपए किया गया है। कितना? 5,040। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व व्यय जो हुआ है, कुल राजस्व व्यय की अगर हम बात कर लें तो 2,25,676.99 करोड़ रुपए हुआ है कुल राजस्व व्यय। जो वित्तीय वर्ष में जो 2023-24 में था, ये कितना था? तो 2,07,848.0 करोड़, यानी 2,07,848 करोड़ था और बढ़ के हो गया 2,25,676.99 करोड़। बढ़ा कितना? 17,828.99। यानी आप इसको इससे जब माइनस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना बढ़ा है। इन आंकड़ों को आप लगातार देखते जाइए। अब क्षेत्रवार व्यय की आप जो चर्चा करते हैं, तो राजस्व प्राप्तियां जो हैं क्या हैं? वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां जो थी, राजस्व प्राप्तियां कितनी थी? ये 2,26,798.40 करोड़ रुपए अनुमानित है। जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 2,12,326.97 करोड़ रुपए से बढ़कर कितना बढ़ा है? 14,471.44। यानी इस साल इतने रहने का अनुमान है 2,26,798.40 करोड़, और था कितना? 2,12,326.97 करोड़ रुपए है। ये चीज आप जो है दिमाग में रखिएगा। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कर राजस्व जो मिला है वो 54,300 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान है। कितने प्राप्ति का अनुमान है? 54,300 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान है। जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से 49,700.05 करोड़ रुपए से बढ़कर इतना हो गया है। कितना बढ़ा है? 4,599.95। ये देखिए, ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा। ये मैं बार बार पढ़िएगा, नोट डाउन करिएगा कि वित्तीय वर्ष में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व यानी टैक्स से जो है कितना पैसा मिला है, तो आप कहेंगे 54,300 करोड़ रुपए। फिर 2023-24 के बजट अनुमान में कितना था ये, तो आप कहेंगे 49,700 करोड़ रुपए। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिए, इसको याद करना ही आपके लिए ज़रूरी है।
इसको आप याद कर लीजिए, ये चीज आपको याद रहे। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व कितना है। अब गैर कर राजस्व की भी बात करते हैं तो ये है 7,325.86 करोड़ रुपए है। 7,325.86 करोड़ रुपए है गैर राजस्व से प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 6,511.74 करोड़ रुपए की तुलना में कितना बढ़ गया है, 814.12 करोड़ रुपए बढ़ गया है। ये भी आप याद रखें। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितना मिला है। जो केंद्रीय कर जीएसटी वगैरह में जो हिस्सा मिलता है और जो कर होते हैं जो केंद्र राज्य को देता है उसमें कितना है, 1,13,011.92 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। कितना, 1,13,011 करोड़ रुपए। और ये 2023-24 में कितना था, 1,02,737.26 करोड़ रुपए है। यानी कितना बढ़ गया है, 10,274.66 करोड़ रुपए बढ़ गया है। अब इसमें यह भी देख लेते हैं केंद्र सरकार से सहायक जो अनुदान है वो कितना है। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितना पैसा मिला है, 52,160.62 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना था, 53,377 करोड़ रुपए था, यानी ज्यादा था, अब कम हो गया है। वैसे तो मोदी जी नीतीश कुमार से खुश हैं तो कम कैसे हो गया है ये एक विचारणीय सवाल है, लेकिन आपके लिए एग्जाम के लिए ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आप देखिए कि 2024-25 में राज्य की केंद्र सरकार सहायक जो अनुदान था वो 52,160 करोड़ था और ये जो है 2023-24 में 53,377 करोड़ था। इतना कम होने का अनुमान है, मतलब घटौती हुई है। अब राजस्व बचत की बात करते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,121.41 करोड़ रुपए राजस्व बजट रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.11% है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, 9,76,514 करोड़ रुपए है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो मैं बात करने जा रहा हूं, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट की बात करने जा रहा हूं। ये आप ध्यान रखिए, ये आंकड़ा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 29,095.42 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 2.98% है। तो अगर फिस्कल डिफिसिट की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2.98% बिहार के 2024 के बजट के हिसाब से। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इसको आप कंसीडर करिएगा। अब पूंजीगत परिव्यय की चर्चा कर लेते हैं। तो संपत्तियों के सृजन सुदृढ़ीकरण पर जो राशि व्यय की जाती है वह पूंजीगत परिव्यय होती है। 2023-24 में पूंजीगत परिव्यय का बजट अनुमान 29,257.31 करोड़ रुपए से 2024-25 में 29,415.91 करोड़ रुपए हो गया है। यह वर्ष 2023-24 की तुलना में 158 करोड़ के आसपास ज्यादा है। अब एक और बात करेंगे राज्य पर डेप्ट ऑन स्टेट, यानी बिहार पर डेप्ट कितनी है, ये भी आप याद रखिए। बिहार पर डेट कितनी है, ऋण कितनी है। तो 2023-24 में लोक ऋण 2,68,613 करोड़ रुपए के आसपास है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8,58,928 करोड़ रुपए का 31.27% है। 31.27% है। तो अगर आपसे कोई पूछे डेट कितना है तो आप कहिए राज्य पर जो ऋण है वो 31.27% है। यूपी में ही 32% के आसपास है, 31.27%। अब अनुसूचित जाति पर फोकस, ये जो है बजट का अगला सेगमेंट है। तो 2024-25 में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत 17,049.70 करोड़ रुपए की राशि प्रावधानित की गई है, जो कर्णांकित राशि से अधिक है। अनुसूचित जनजातियों पर फोकस, ये जाति भर है या जनजाति है, एसटी एससी। 2024-25 में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत कुल 1443.95 करोड़ रुपए की राशि प्रावधानित की गई, जो कर्णांकित राशि से अधिक है। अब शिक्षा विभाग की क्या स्थिति है देख लेते हैं। वर्ष 2024-25 में शिक्षा विभाग के लिए 52,639.03 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है, जिसमें राजस्व मद में 50,690 करोड़ रुपए के आसपास और पूंजीगत मय में 1948 करोड़ रुपए के आसपास प्रस्तावित है। स्वास्थ्य में क्या स्थिति है, वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कितना प्रस्तावित है,
14,932.09 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जिसमें राजस्व मद में 14,268 करोड़ रुपए है और पूंजीगत व्यय में जो है 663.90 करोड़ रुपए है। अब योजनाओं पर चर्चा करते हैं, योजनाओं पर क्या आवंटन है। देखिए, योजनाओं पर जब आवंटन की चर्चा करेंगे तो हमने इधर योजनाएं लिखी हैं, इधर उनकी राशि लिखी है। तो योजनाओं पर जो समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान पर व्यय कितना है, तो ये 14,596.46। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पर कितना है, 5,092 के आसपास। प्रधानमंत्री आवास योजना पे कितना है, तो 4,320 करोड़ रुपए के आसपास। प्रधानमंत्री आवास योजना पे कितना है, 4,320 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना पर कितना है, 3,374 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना पे कितना है, तो 3955.41 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पे कितना है, तो 2475.73 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन पे कितना है, तो 2,240 करोड़ रुपए है, 2,240 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर कितना है, 2,071 करोड़ रुपए है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना पे कितना है, 1444 करोड़ के आसपास है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना पे कितना है, तो 1400 करोड़ रुपए के आसपास है। स्वच्छ भारत मिशन पे कितना है, ग्रामीण चर्चा हो रही है, तो 1203.78 करोड़ रुपए है। सिंचाई सृजन परियोजनाओं पे कितना है, तो 1125.30 करोड़ है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना पे कितना है, तो 897.38 करोड़ रुपए है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पे कितना है, 700 करोड़ रुपए है। स्मार्ट सिटी मिशन पे कितना है, 640 करोड़ रुपए है। हर खेत तक सिंचाई का पानी 7 निश्चय 2 योजना के अंतर्गत 640 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना पर 620 करोड़ रुपए का बजट है। मुख्यमंत्री इंटर एवं स्नातक उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना 7 निश्चय 2 के अंतर्गत आती है, 600 करोड़ रुपए का बजट है। बृहद सड़कें जो हैं, इनका बजट जो है 570.37 करोड़ रुपए है। अब ग्रामीण जलापूर्ति हरियाली, ये एक योजना है, 413 करोड़ रुपए के आसपास बजट है। अनुसूचित जाति के भवन, इनका बजट 341.49 करोड़ रुपए है। स्टेडियम एवं खेल संरचना पर कितना खर्च कर रही है बिहार सरकार, 330 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर कितना, तो 323 करोड़ रुपए। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की परियोजनाएं, तो 300 करोड़ रुपए इस पर खर्च कर रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन पे कितना खर्च कर रही है, 266 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, 266 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना 252 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार। सतत जीविकोपार्जन योजना, तो इस पे जो है 250 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर पे इसने 232 करोड़ रुपए खर्च किया है, खर्च करने का अनुमान है। अब मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 230 करोड़ रुपए का अनुमान है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय, तो 200 करोड़ रुपए का अनुमान है। अब मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, तो 200 करोड़ रुपए योजना इसमें जो है खर्च करने जा रही है बिहार सरकार। उत्तर कोयल जलाशय परियोजना, नाबार्ड LTIF 120 करोड़ रुपए के आसपास। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, इस पे 120 करोड़ रुपए के आसपास। राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन 114 करोड़ के आसपास। मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण सेवाएं, इस पे 113 करोड़ के आसपास खर्च कर रही है बिहार सरकार। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाएं 110 करोड़। बिहार लघु उद्यमी योजना, इस पे जो है 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है बिहार सरकार। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सा पूंजी के रूप में तो 100 करोड़ रुपए। मत्स्य संपदा योजना 7/2 के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार। तो कुल मिला के ये जो है आपका बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट पूरा कंप्लीट हो गया है। और बिहार के इकोनॉमिक सर्वे बजट के बाद आगे भी क्लास जारी रहेगी। बिहार इकोनॉमिक सर्वे बजट, ये 2 सेगमेंट कंप्लीट हो गए हैं। 4-5 प्रश्न मिलने की संभावना होती है इसमें से, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे। एक काम और मैं आपको सूचना दे दूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। हमने घटना चक्र PCS नाम से एक चैनल क्रिएट किया है। मैं आपको बार बार ये कहता आया हूँ, धीरे धीरे हम जो स्टेट के एग्जाम होंगे वो उस पर शिफ्ट करेंगे। जैसे PCS बिहार PCS हो गया, UP PCS हो गया, अदर PCS एग्जाम्स हो गए, सबको उस पर शिफ्ट करेंगे। इसलिए आप घटना चक्र PCS चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाले अपडेट से आप लगातार आपको अपडेट मिलता रहे।
और आपको ये सूचना मिलती रहे कि कौन से वीडियो डाले जा रहे हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।